Hello students, so welcome to Dingwa Academy. Today we are starting with Science 2, Life Processes in Living Organism Part 1. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली तुम्हारा जो खाना है, ठीक है, फूड, तो फूड के अंदर होता है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ओके। तो उसमें से बेसिकली तुम्हारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। इट प्रोवाइड्स यू एनर्जी। वैसे ही तुम्हारा प्रोटीन होता है, ओके। तो प्रोटीन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तुम लोगों ने देखा होगा कि मतलब जिम में जो तुम्हारे बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, प्रोटीन बार्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। क्या काम में आता है? बॉडी बिल्डिंग, ओके। क्योंकि ये तुम्हारे मसल्स को गेन करवाता है, ओके। जैसे तुमने देखा होगा कि मतलब प्रोटीन्स के पाउडर जो है वो ज्यादा बिकते हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जरूरी है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए। अगर प्रोटीन्स नहीं होगा तो इंसान जो है वो सिर्फ खाली मतलब दुबला पतला ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे कि बेसिकली तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। पर ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करता है? तुम्हारा बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल यूनिट होता है, मतलब तुम जो अभी जैसे कि हम लोग ने खाना खाया तो उसके अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कन्वर्ट होगा सबसे पहले ग्लूकोज के अंदर। वो कन्वर्ट होगा तुम्हारा ग्लूकोज के अंदर, और फिर ग्लूकोज से वो कन्वर्ट होगा तुम्हारा एटीपी के अंदर, ओके। तो एटीपी इज कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। तो ये तुम्हारा एटीपी जो है वो तुम्हारा करेंसी है, मतलब ये एक हर एक सेल को पहुंचता है और फिर बॉडी को एनर्जी मिलता है, ओके। अब बॉडी को एनर्जी क्यों जरूरत है? क्योंकि बॉडी एनर्जी में, बॉडी के अंदर एनर्जी होगा तभी वर्क होगा, ओके। सो एटीपी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज कॉल्ड एज दी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ओके। पहले क्या है, बेसिकली तुम्हारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, अब वो ग्लूकोज क्या होगा, ओके। ग्लूकोज जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होते जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज्ड, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ना दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, मतलब दो क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, उसको स्टेप मतलब ये करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए। एक होता है तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है तुम्हारा एनेरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। ये दोनों में फर्क क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पर नो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, ओके। तो ग्लूकोज को अगर तुमको ऑक्सीडाइज करना है तो उसके स्टेप्स कौन से दो है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन है और एक है तुम्हारा एनेरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे कि कैसे मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो डिवाइड होता है, ओके। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के जो है वो टोटल 3 स्टेप्स है, ओके। पहला है तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट है तुम्हारा टीसीए साइकिल एंड थर्ड इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ओके। तो ये साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि तुम्हारा NADH2 और FADH2 क्या होता है, ओके। NADH2 का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। वापस से मैं रिपीट करूंगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके, ये तुमको पता होना चाहिए। और FADH2 होता है तुम्हारा फ्लेविन, और ये दोनों सेम ही आएगा, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। तो सबसे पहले देखो ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले तुम्हारा जो ग्लूकोज है, ओके, वो ग्लूकोज जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिवाइड होते जाएगा और ग्लूकोज तुम्हारा कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, ओके, एटीपी के अंदर, NADH2 के अंदर। हम लोग ने फुल फॉर्म देखा, NADH2 का मतलब है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एक और चीज देगा वो है तुम्हारा वाटर, ओके। और इन सब का वो 2 मॉलिक्यूल्स देगा, ओके। मतलब देखो सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, एटीपी के अंदर, NADH2 और वाटर मॉलिक्यूल, और सबके 2 मॉलिक्यूल्स दे रहा है, ओके। अब तुम्हारा फर्दर जो पायरुविक एसिड है, ओके, वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर, ओके। और जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, तब वो वापस 2 मॉलिक्यूल देगा तुम्हारा NADH2 का और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ये पूरा प्रोसेस जो है वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में होगा, ओके। किसके अंदर होगा? तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर, ओके। तो इसमें हुआ क्या बेसिकली कि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के थे, तो 2 मॉलिक्यूल के हम लोग को किसके मिले? एसिटाइल कोएंजाइम के, क्योंकि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज हुआ था तब सबके 2 मॉलिक्यूल्स दिए थे। तो 2 मॉलिक्यूल के पायरुविक के कन्वर्ट हुए एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर,
अब क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये पूरा रिएक्शन जो है वो एक सेल के अंदर हो रहा है। ओके, सेल के अंदर हम लोगों को पता है कि तुम्हारा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, बाकी पूरा साइटोप्लाज्म है। ओके, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ओके, वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसमें से क्या करेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा। उसमें से जो तुम्हारा एसिटाइल पार्ट है, ठीक है, एसिटाइल पार्ट वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, NaDH2 के अंदर और FADH2 के अंदर। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है कि बेसिकली तुम्हारा TCA साइकिल जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, एसिटाइल पार्ट कन्वर्ट होता है तुम्हारा वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड, NaDH2 और FADH2, तो TCA साइकिल यहाँ पर खत्म होता है। ओके, इसका दूसरा नाम है तुम्हारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, TCA साइकिल को जो है वो क्रेब साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेब साइकिल। ओके, यूजुअली बोर्ड्स में मतलब पूछा जाता है कि मतलब व्हाट इज क्रेब साइकिल। ओके, तो तुम बेसिकली क्या करना कि पूरे तीनों स्टेप्स लिख लेना। ओके, अच्छे से, तो कैसा है किसी की कंप्लीट लिखना अच्छा होता है। ओके, अब यहाँ का जो NaDH2 है एंड FADH2 है, ओके, दे बोथ विल पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, जो तुम्हारा स्टेप 3 है। ओके, अब यहाँ का जो NaDH2 है, ठीक है, NaDH2, तो ये तुमको 3 मॉलिक्यूल ATP का देगा, एंड जो तुम्हारा FADH2 है, ओके, वो देगा तुमको 2 मॉलिक्यूल ATP के। ओके, तो अगर मैं सबको ऐड करूँ, ठीक है, यहाँ पर ATP मिला था मुझे, यहाँ पर भी मतलब बेसिकली तुम्हारा जो है वो ATP प्रोड्यूस होते जा रहा था। ओके, NaDH2 फिर ATP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 2, तो टोटल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल हमको 38 ATP मिलते हैं। ओके, गेटिंग दिस पार्ट की टोटल 38 ATP मिल रहे हैं, तो मतलब एनर्जी करेंसी जो है वो मतलब काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ओके, एक और चीज समझो, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, ठीक है, वो खाना नहीं खा रहा है, या तो फिर वो अगर हंगर कंडीशन में या फिर फास्टिंग है, ठीक है, तो वैसे टाइम पे क्या होता है कि तुम्हारा बॉडी के अंदर जो फैट्स होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है, तुम्हारा लिपिड्स जो है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स के अंदर, और जो तुम्हारे बॉडी का प्रोटीन्स है वो कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड के अंदर। ओके, तो इस तरह क्या होगा कि अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल खाना नहीं खा रहा तो कार्बोहाइड्रेट्स तो बॉडी को मिलेंगे नहीं, तो तुम्हारा जो लिपिड्स था, ठीक है, बॉडी के अंदर का, वो कन्वर्ट हो गया तुम्हारा फैटी एसिड्स के अंदर, प्रोटीन्स जो है वो कन्वर्ट हो गया तुम्हारा अमीनो एसिड्स के अंदर, और ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे तुम्हारे एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ओके, और इस तरह ये साइकिल वापस चालू हो जाएगा। ओके, इसीलिए क्या होता है तुम्हारा कि हंगर वाले कंडीशंस के बाद इंसान जो है वो थोड़ा पतला हो जाता है। क्यों पतला हो जाता है, यही रीजन के कारण। ठीक है, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी के अंदर जो रिजर्व है, ठीक है, फैट्स जो है उसको क्या करती है, वो धीरे धीरे डिग्रेड करके उसको मतलब जो है वो यूटिलाइज कर लेती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो सबसे पहले हम लोग को पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो है वो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अब बेसिकली कैसा है कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। ओके, तो यहाँ पर भी सेम होता है। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, स्टार्टिंग का स्टेप, जो तुम्हारा ग्लूकोज है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, तो हम लोग ने एरोबिक रेस्पिरेशन में भी यही देखा था कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर और भी दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो सेम 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का देगा, और ये पायरुविक एसिड जो है वो या आइदर कन्वर्ट होगा एसिड के अंदर ही रहेगा, या तो फिर वो कन्वर्ट होगा अल्कोहल के अंदर। ओके, तो मतलब पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता है एसिड या फिर अल्कोहल के अंदर, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके, ये डेफिनेशन मोस्टली पूछा जाता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो पता होना चाहिए कि व्हेन पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिड और अल्कोहल, इट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के अंदर, और वो कन्वर्ट होता है फिर एसिड या फिर अल्कोहल में। तो यहाँ पर एटीपी कितने मिलते हैं, 2 ही एटीपी मिलते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसीलिए इसमें एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। ओके, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो काफी छोटा है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 ही स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप यही है कि ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड, एंड नेक्स्ट इज योर फर्मेंटेशन प्रोसेस. So this was the last part of today's lecture, life processes in living organism part 1.
I hope you have understood each and every part properly.